मेरा पहला प्यार मार गया। ये पता चलने के बाद मेरी पत्नी, जो हमेशा मुझे खुद को छूने तक नहीं देती थी, पहली बार सेक्सी नाइट ड्रेस पहनकर मेरे कमरे में आई और बोली, आज रात तुम्हारी मर्जी है, बस मुझे नुकसान मत पहुंचना। जब हम दोनों जज्बातों में बह गए तब उसने धीरे से कहा, अगली जिंदगी में मुझसे कभी मत मिलना। अगली सुबह मेरी पत्नी ने छत से कूदकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। तब मुझे पता चला कि वो कभी भी उस डारिंदे को भूला नहीं पाई थी। दोबारा जन्म लेकर जब मैं अपनी जवानी के दौर में वापस आया, उसने फिर बिना किसी हिचकिचाहट के मेरा हाथ छुड़ा दिया और सीधा अपने पहले प्यार की तरफ चली गई। मैं उन दोनों को दूर जाते देखता रहा और फिर वहां से चला गया। इसके बाद हमारी जिंदगी दो ऐसी पैरेलल लाइंस बन गई जो कभी एक दूसरे से नहीं मिली। 10 साल बाद हाइशी के एक हाई प्रोफाइल बैंक्वेट में हमारी दोबारा मुलाकात हुई। वो अब भी उस डारिंदे के साथ एक सक्सेसफुल और इन्फ्लुएंशियल वुमन के रूप में खड़ी थी। वो प्यार से उसका हाथ पकड़कर सबके सामने आई। जब मैं किसी को ढूंढते हुए बैंक्वेट में घुसा तो वो खुद को रोक नहीं पाई और मुझे समझाने लगी, तुम आखिर मुझ पर इतना फोकस क्यों करते हो? चाहे तुमने 10 साल मेरा इंतजार किया हो, मैं फिर भी तुमसे प्यार नहीं करूंगी। मैंने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। तभी वो अचानक लाल आंखों के साथ मेरा हाथ कस कर पकड़कर बोली, तुम जानबूझकर मुझे गुस्सा दिला रहे हो, है ना? तुमने खुद कहा था ना कि इस जिंदगी में सिर्फ मुझसे प्यार करोगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस जिंदगी में मेरी दोबारा लियू रुयान से मुलाकात होगी। हैशी के उस हाई प्रोफाइल बैंक्वेट में वो उस डरिंदे का हाथ पकड़कर भीड़ के बीच खड़ी थी। उसकी मुस्कान एलिगेंट और ग्रेसफुल थी। उसमें उस लड़की की जरा सी भी झलक नहीं थी जो 10 साल पहले हुआ करती थी। उसके आसपास खड़े लोग उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। मिस लियू, आप वाकई कमाल की हैं। इतनी कम उम्र में आपने प्रोविंशियल लेवल प्रोजेक्ट हासिल कर लिया। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। किसी ने उसके पास खड़े आदमी की तरफ देखकर पूछा, और ये आपके पार्टनर हैं? दोनों की जोड़ी वाकई कमाल की है। डरिंदे ने लियू रुयान की तरफ प्यार से देखा और धीरे से बोला, हम साल के एंड तक शादी करने वाले हैं। सब लोग जरूर हमारी शादी में आना। चारों तरफ से फिर बधाइयां मिलने लगी। किसी ने पूछ लिया, सुना है आप दोनों को साथ में 10 साल हो गए हैं, फिर अभी तक शादी क्यों नहीं की? ये सवाल मुझे भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। पिछली जिंदगी में लियू रुयान उस डारिंदे से इतना प्यार करती थी कि उसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार थी। दोबारा जन्म लेने के बाद भी उसने तुरंत मुझसे ब्रेकअप कर लिया था। मुझे लगा था कि ग्रेजुएशन के बाद दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन हैरानी की बात थी कि अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी। ये सुनकर लियू रुयान के चेहरे पर एक पल के लिए अजीब सी सख्ती आई। फिर उसने मुस्कुराकर यूं से छुपा लिया, पहले करियर फिर फैमिली। मैं चाहती हूं कि मैं अपने हस्बैंड को सबसे अच्छी जिंदगी दे सकूं। उसने डारिंदे की तरफ देखा। उसकी आंखों में प्यार साफ नजर आ रहा था। पिछली जिंदगी में जब मैं उसके साथ था, मैंने कई बार उससे शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन उसने हर बार मना कर दिया। आखिर जब उसके घर वालों ने शादी के लिए प्रेशर डाला, तब जाकर लियू रुयान ने मजबूरी में मुझसे शादी के लिए हाँ की थी। तब मुझे समझ आया कि प्यार और ना प्यार के बीच का फर्क कितना साफ हो सकता है। मैं वहां से जाने ही वाला था कि अचानक एक छोटी सी आवाज सुनाई दी। मेरा शरीर बिना सोचे उस आवाज की तरफ बढ़ गया। तभी एक वेटर से टक्कर हो गई और चैंपेन जमीन पर गिर गई। वेटर ने गुस्से में मुझे देखा और बोला, तुम कहां से आ गए? आंखें नहीं है क्या? उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के सभी लोगों की नजर हमारी तरफ आ गई। मेरा चेहरा देखते ही लियू रुयान हैरान रह गई। तुम यहाँ कैसे? मैंने वेटर से सर झुकाकर माफी मांगी और समझाया, मैं यहाँ किसी को ढूंढने आया हूँ। किसी ने क्यूरियोसिटी में लियू रुयान से पूछा, मिस लियू, क्या आप इन्हें जानती हैं? लियू रुयान ने वाइन ग्लास पकड़े अपने हाथ को और कस लिया। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। हाँ, ये मेरे एक्स बॉयफ्रेंड हैं। पास खड़े किसी आदमी ने बिना सोचे कह दिया, आप दोनों 10 साल तक साथ थे। मुझे लगा था कि आप दोनों एक दूसरे के पहले प्यार होंगे। डरिंदे के चेहरे की मुस्कान हल्की पड़ गई। उसने लियू रुयान का हाथ पकड़ा और कैजुअली बोला, वो तब की बात थी। जवानी में हर कोई कभी ना कभी गलत रास्ता चुन लेता है। लियू रुयान ने कुछ नहीं कहा। उसकी नजर मुझ पर से गुजरी और वेटर की तरफ चली गई। जो नुकसान हुआ है मेरे अकाउंट में लिख दो और इसे जाने दो। वो बिल्कुल शांत खड़ी थी। पहली मुलाकात के उस एक पल के अलावा उसने मुझे एक एक्स्ट्रा नजर तक नहीं दी। ऐसा लग रहा था जैसे वो डरिंदे के सामने मुझे अपनी जिंदगी की एक गलती साबित करके उससे पूरी तरह दूर करना चाहती हो। वेटर मुझे बाहर ले जाने लगा। मिस लियू कितनी अच्छी हैं, आपका पूरा नुकसान भर रही हैं, लेकिन अगली बार ऐसा मत करना। उसने मेरे कपड़ों पर नजर डाली और नफरत से बोला, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, जल्दी बाहर जाओ। मैं उसका हाथ हटाकर शांति से बोला, मैं किसी को ढूंढने आया था, अब मिल गया है तो मैं खुद चला जाऊंगा। वेटर ने आंखें घुमाकर कहा, तुम जैसे लोग जो अमीर लोगों से चिपकने की कोशिश करते हैं मैंने बहुत देखे हैं। क्या तुम्हें लगता है तुम इस बैंक्वेट में आने के लायक हो? अगर अभी भी नहीं गए तो सिक्योरिटी बुलाऊंगा। रुको। लियू रुयान की आवाज पीछे से आई। वो अपनी ड्रेस संभालते हुए मेरी तरफ आई और ठंडी सांस लेकर बोली, ये मुझसे मिलने आई है, मुझे इससे बात करने दो। डरिंदा उसके पास खड़ा था और जैसे अपना हाथ जाताते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, जी बोड़ा, मैं और रुयान शादी करने वाले हैं। मुझे लगता है जिसमें थोड़ी भी सेल्फ रिस्पेक्ट हो वो इस वक्त अपने एक्स के पास नहीं आएगा। लियू रुयान का चेहरा थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। वो मुझे समझाते हुए बोली, तुम आखिर मुझ पर इतना फोकस क्यों करते हो? चाहे तुमने 10 साल मेरा इंतजार किया हो, मैं फिर भी तुमसे प्यार नहीं करूंगी।
मैंने तुम्हारे साथ रहकर सिर्फ एक गलती की थी। अब मुझे उस गलती को सुधारने का मौका मिला है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने पास्ट को जल्दी भूल जाओ। डरिंदे ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में मजाक था। तुम्हें रुयान के पीछे आना ही था, मैं समझ सकता हूँ। आखिर अब चीजें पहले जैसी नहीं रही। वो अब एक फेमस बिजनेस वूमन है। ऐसे लोगों की कमी नहीं जो उसके पास फायदा उठाने के लिए आए। शायद मेरे सिल्वेटीन पड़े कपड़ों ने उससे और कॉन्फिडेंस दे दिया। दरिंदा घमंड से बोला, तुमने किसी टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी ना, फिर आजकल तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो घर से बाहर निकलने में भी शर्म आती। लियू रुयान ने भौएं से कोड़कर फोन निकाला। मैं मानता हूं ब्रेकअप के वक्त तुम्हें मुझसे शिकायत होगी। मैं अभी तुम्हें ब्रेकअप कॉम्पेंसेशन दे सकती हूँ। 50 लाख काफी हैं? उसने फोन पर कुछ टैप किया, लेकिन अचानक उसका हाथ रुक गया। तुमने मुझे कॉन्टैक्ट से डिलीट कर दिया? मुझे समझ नहीं आया कि उसकी रिएक्शन इतनी बड़ी क्यों थी। ब्रेकअप के बाद कॉन्टैक्ट डिलीट करना नॉर्मल नहीं था क्या? वैसे भी मेरे घर में एक ऐसी वाइफ थी जो बहुत जल्दी जेलस हो जाती थी। अगर यूज पता चलता कि मेरे फोन में मेरी एक्स का कॉन्टैक्ट अभी भी है तो पता नहीं कितना हंगामा होता। ये तुमने ही कहा था ना कि ब्रेकअप के बाद मैं दोबारा तुम्हें कॉन्टैक्ट ना करूं? लियू रुयान का चेहरा और ठंडा पड़ गया। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन चुप रही। मैंने शांति से कहा, और ब्रेकअप कॉम्पेंसेशन की भी जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। बार बार माना होने के बाद लियू रुयान का चेहरा और खराब हो गया। तुम मेरे सामने अभी भी एक्टिंग क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हारी हालत इतनी बुरी ना होती तो मैं तुमसे एक शब्द भी बात नहीं करती। डारिंदा यू से प्यार से समझाते हुए बोला, रुया तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो, मेरी मानो। इस तरह के आदमी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। इसकी हालत देखो, ये कभी कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी बात करने का अंदाज इतना घमंडी था जैसे वो भूल गया हो कि 10 साल पहले लियू रुयान खुद भी मुझसे ज्यादा बुरी हालत में थी। पिछली जिंदगी में लियू रुयान के घरवाले उसकी डारिंदे के साथ शादी के खिलाफ इसलिए थे क्योंकि वो एक ऐसा बदमाश था जो पढ़ाई लिखाई से दूर और हर वक्त गलत कामों में पड़ा रहता था। यूनिवर्सिटी में मेरी पहली मुलाकात लियू रुयान से तब हुई थी जब वो पुलिस स्टेशन से डारिंदे को बेल पर छुड़ाने गई थी। जब उसके घरवालों ने उसे डारिंदे से ब्रेकअप करने पर मजबूर किया, तब लियू रुयान की जिंदगी के सबसे बुरे वक्त में मैं उसके साथ था। उसे फोटोग्राफी पसंद थी, इसलिए मैंने अपने स्टार्टअप के लिए बचाए हुए पैसे से उसके लिए महंगे फोटोग्राफी इक्विपमेंट खरीदे। कड़ाके की ठंड हो या तेज गर्मी, मैं उसके पीछे कई किलो का इक्विपमेंट उठाकर चलता था। मेरा बस एक ही मकसद था कि वो दिल से खुश हो जाए। कौन जानता था कि एक दिन लियू रुयान खुद मुझे प्रपोज करेगी। मुझे उसके और डारिंदे के पास्ट के बारे में पता था। मैंने कई बार उसे पुरानी फोटोज देखते हुए भी देखा था। इसलिए जब लियू रुयान ने मुझे प्रपोज किया तो मैंने उससे बहुत सीरियसली पूछा था, क्या तुमने सच में उसे भुला दिया है? तब उसने मुझे कस कर गाले लगाया था और यकीन से कहा था, वो सब पास था। अब मुझे समझ आ गया है कि मेरे लिए सच में अच्छा कौन है। जी बोड़ा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या हम साथ रह सकते हैं? हमने 7 साल तक रिलेशनशिप में वक्त बिताया। यहाँ तक कि उसकी बेस्ट फ्रेंड भी हैरान होकर कहती थी, उसे डारिंदे से इतना प्यार था कि मुझे लगा था तुम दोनों कभी ज्यादा टाइम साथ नहीं रह पाओगे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि लियू रुयान प्राइवेट में कितनी बार मेरे मैरिज प्रपोजल्स को मना कर चुकी थी। जी बोड़ा, मैं शादी नहीं करना चाहती। क्या हम पूरी जिंदगी ऐसे ही साथ नहीं रह सकते? बाद में जब उसके पेरेंट्स ने शादी के लिए बहुत प्रेशर डाला, तब जाकर उसने शादी के लिए हाँ की। हनीमून के दौरान डारिंदे के एक्सीडेंट में मारने की खबर आई। लियू रुयान ने अपनी जान ले ली और सिर्फ एक लेटर छोड़कर गई। उस लेटर में सिर्फ डारिंदे के लिए उसका प्यार था, मेरे लिए एक शब्द भी नहीं था। उस लेटर के एंड में उसने लिखा था कि वो सिर्फ उसकी दुल्हन बनना चाहती थी और अब उसके पास जा रही है। उस पाल मेरा उसके लिए सारा प्यार खत्म हो गया। इसलिए जब दोबारा जन्म लेने के बाद लियू रुयान ने मुझसे ब्रेकअप किया, मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि मैं उसे रोक नहीं सकता। मैंने उन दोनों को दोबारा साथ आते देखा और लियू रुयान के सारे कॉन्टैक्ट्स डिलीट कर दिए। मुझे लगा था कि इस जिंदगी में हमारी दोबारा मुलाकात नहीं होगी, लेकिन किस्मत ने हमें यहाँ फिर मिला दिया। मैं वहां से जाना चाहता था, लेकिन डारिंदा मुझे सबके सामने नीचा दिखाने पर आड़ा हुआ। रुयान के पास पहुंचने के लिए तुमने भी क्या क्या करना शुरू कर दिया। तुम्हारी हालत और कपड़े देखकर लगता है कि तुम्हारे पास कोई ढंग की जॉब भी नहीं है। चलो, मैं तुम्हें इसी होटल में वेटर की जॉब दिलवा देता हूँ। लोगों की सर्विस करना सीख जाओ, महीने के 5 डिजिट्स कमा लोगे। पास खड़े एक आदमी ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। ये हाइशी के सबसे प्रीमियम एरिया का होटल है। यहाँ जॉब मिलना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। जल्दी से यंग मास्टर फेंग को थैंक यू बोलो। मैं लोगों से घिरा हुआ था, इसलिए एक पाल के लिए वहां से निकालना भी मुश्किल हो गया। मैंने मजबूरी में कहा थैंक यू, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी जॉब है। मेरी जॉब फोटोग्राफी है। फोटोग्राफी का नाम सुनते ही लियू रुयान ने तुरंत मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी फीलिंग उभरी। उसके हॉन्टोन ने कुछ कहने की कोशिश की, फिर उसने नजर हटा ली। ठांडे अंदाज में बोली, फोटोग्राफी से कितने पैसे मिलते हैं? सिर्फ हॉबी को करियर बनाकर जिंदगी नहीं चलती। हम पुराने जान पहचान वाले हैं, इसलिए मैं तुम्हें एक जॉब अरेंज कर सकती हूँ। मैं एक पाल के लिए हैरान हुआ, फिर समझ गया कि उसने गलत समझा है। मुझे फोटोग्राफी पसंद होना इसलिए नहीं था क्योंकि मेरे दिल में अभी भी लियू रुयान के लिए फीलिंग्स थी। पिछली जिंदगी में उसका लेटर देखने के बाद ही मेरा दिल पूरी तरह टूट चुका था। दोबारा जन्म लेने के बाद पता चला कि मेरे सारे पैसे फोटोग्राफी इक्विपमेंट में लगे हुए थे। मैं उन्हें सेकंड हैंड प्लेटफॉर्म पर बेच भी नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने खुद उन इक्विपमेंट का यूज करना शुरू किया।
और धीरे धीरे मुझे फोटोग्राफी से सच में प्यार हो गया। इस जिंदगी में मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए फोटोग्राफी करता था। मैंने फिर से ल्यू रुयान का ऑफर पोलाइटली माना कर दिया। फोटोग्राफी से मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। आपकी फिक्र के लिए थैंक यू। मेरा ऑफर रिजेक्ट करना यूसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। जो मौका तुम्हें दिया है उसे रिजेक्ट कर रहे हो। बाद में मेरे पास रोकर मदद मांगने मत आना। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने उसे ये भी नहीं बताया कि आज मेरी फोटोग्राफी की फोटोज कुछ नेशनल लेवल मैगजीन्स और इंटरनेशनल पब्लिकेशंस को सप्लाई होती हैं। मेरी फोटोग्राफी से होने वाली इनकम किसी भी तरह उसकी इनकम से कम नहीं थी। लेकिन अगर मैं ये बात बताता तो शायद वो समझती कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। आखिर मेरे सिल्वेटीन पड़े कपड़े मुझे वैसे भी गरीब ही दिखा रहे थे। वैसे भी मेरी इस हालत की एक अजीब वजह थी। मेरा बेटा मुझे गार्डन के सैंडपिट में खेलने के लिए जबरदस्ती ले गया था। फिर वो अचानक नीचे भाग गया और मैं उसके पीछे बिना कपड़े बदले ही निकल आया। मैं कोई बहाना बनाकर वहां से जाने वाला था कि वही वेटर अचानक मेरे कपड़ों को देखकर बोला, बलेंसियागा, तुम्हारे पास ये कपड़े कहाँ से आए? कहीं तुम होटल के क्लीनर तो नहीं हो? क्या तुमने किसी गेस्ट के रूम से चुरा लिए? मैंने भावें सिकोड़ कर कहा, क्या ये जरूरी है कि ये कपड़े मेरे नहीं हो सकते? डारिंदा हंस पड़ा। तुम्हारे? क्या तुम अफोर्ड कर सकते हो? अमीर लोग तुम्हारी तरह कपड़े पहनकर घूमते हैं क्या? इतनी बुरी हालत में भी अपनी अकड़ नहीं गई। मैं उन्हें इग्नोर करके वेटर से बोला, अगर तुम्हें सच में लगता है कि मैंने चोरी की है तो अभी पुलिस को बुला लो। मैं जानता था कि वो डरिंदे को खुश करने के लिए मुझे टारगेट कर रहा था। मेरी बात सुनते ही उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो गया। वो धीरे से बोला, अगर आज होटल में इतने बड़े लोग नहीं आए होते तो मैं अभी पुलिस बुला देता। डरिंदे की आंखें अचानक चमक उठी। क्या तुम मिस लुओ की बात कर रहे हो? सबकी बातें तुरंत मिस लुओ के नाम पर आ गईं। ल्यू रुयान की आंखों में भी एक्साइटमेंट दिखने लगी। कंपनी के करंट प्रोजेक्ट में अगर लुओ फैमिली का सपोर्ट मिल जाए तो बहुत फायदा होगा। मिस लुओ फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर का नाम सुनते ही पूरे हॉल में डिस्कशन शुरू हो गया। हम आज के बैंक्वेट में आए ही इसलिए हैं कि किसी तरह मिस लुओ से मिल सकें। ये पूरी बिल्डिंग उनके फैमिली की है। सुना है वो सिर्फ 20 साल की उम्र में शादी करके माँ भी बन गई थी। पता नहीं किस फैमिली के यंग मास्टर से शादी की है। तभी होटल का मैनेजर पसीने में भीगा हुआ भागते हुए हॉल में आया। उसके पीछे सिक्योरिटी की एक टीम थी। क्या आप लोगों ने यहाँ एक 7 साल के बच्चे को देखा है? लगभग इतनी हाइट का। मैनेजर घबराहट में पूरे हॉल में बच्चे को ढूंढने लगा। किसी ने तुरंत सिचुएशन समझ ली। क्या ये लुओ फैमिली का यंग मास्टर है? सुना है इस साल वो 7 साल का हुआ है। बैंक्वेट में मौजूद सभी लोग अचानक उस बच्चे को ढूंढने में लग गए। आखिर अगर किसी ने बच्चे को ढूंढ लिया तो लुओ फैमिली से कनेक्शन बनाने का मौका मिल सकता था। ल्यू रुयान और डारिंदा भी बच्चे को ढूंढने लगे। किसी को मेरी परवाह नहीं थी। मैं हॉल की भीड़ से निकालकर सीधा डिजर्ट सेक्शन की तरफ चला गया और जैसे मुझे उम्मीद थी वहां नीचे मेरा बेटा मिला। उसके पूरे चेहरे पर क्रीम लगी हुई थी। मैंने ठांडे अंदाज में हाथ बढ़ाया, इधर आओ। बेटा डर गया और टेबल के पैर को पकड़कर बोला, नहीं आऊंगा। मैं उसे पकड़ने ही वाला था कि डरिंदा पता नहीं कहां से आ गया और मेरे सामने खड़ा हो गया। जी बोड़ा, तुम क्या कर रहे हो? सिर्फ लुओ फैमिली से कनेक्शन बनाने के लिए क्या तुम एक छोटे बच्चे को भी मारने लगोगे? ल्यू रुयान भी ये सुनते ही वहां आ गई। उसने मुझे डिसअपॉइंटमेंट से देखा। जी बोड़ा, मुझे नहीं पता था कि तुम फेम और पैसों के लिए इतना नीचे गिर जाओगे। वेटर ने तुरंत मैनेजर से कंप्लेंट कर दी। ये वही आदमी है जो अचानक होटल में घस आया था। इसने दूसरे गेस्ट के कपड़े भी चुरा रखे हैं। मैनेजर का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उसने सिक्योरिटी को बुलाया। इस चोर को पकड़ो और सीधा पुलिस स्टेशन ले जाओ। अगर इसने यंग मास्टर को डरा दिया तो तुम लोगों की जॉब चली जाएगी। डरिंदे की आंखों में जीत की चमक आ गई। वो झुककर लुओ फैमिली के बच्चे से बड़े प्यार से बोला, आओ बेटा, अंकल के पास आओ। अंकल तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगे। लेकिन बच्चे ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। सभी लोग हैरान रह गए जब उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। पापा, मुझसे गलती हो गई। मैंने उसका कान हल्का सा खींचकर ठंडे अंदाज में कहा, डॉक्टर ने क्या कहा था? भूल गए? इतने सारे कैविटीज होने के बाद भी मीठा खा रहे हो? बेटा दर्द से मुंह बनाने लगा। डरिंदा तुरंत मुझे ब्लेम करने लगा। बच्चा खाना चाहता है तो खाने दो। तुम्हें क्या हक है उसे रोकने का? मैंने शांति से जवाब दिया। मैं इसका पापा हूं। मुझे इसे रोकने का हक क्यों नहीं होगा? डरिंदा एकदम चुप हो गया। अभी अभी उसने बच्चे को क्या बुलाते सुना था। उसका मतलब उसे समझ आ गया था। मेरी और बच्चे की तरफ देखते हुए उसकी आंखों में हैरानी साफ दिख रही थी। मैंने उसका कान छोड़ा और बेटा तुरंत मेरे पास चिपक गया। पापा, मैंने सिर्फ थोड़ा सा खाया था। उसके चेहरे पर लगी क्रीम मेरे कपड़ों पर लग गई। मैंने उसे थोड़ा दूर करते हुए कहा, रुको, जब मम्मी को पता चलेगा ना तब तुम्हारी क्लास लगेगी। मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। बेटा अभी टीथ चेंज करने के फेज में था और उसे मीठा बहुत पसंद था। उसके दांतों में पहले ही कई कैविटीज हो चुकी थी। जब भी उसके दांत दर्द करते लुओनी बहुत परेशान हो जाती थी। लेकिन बेटा जब प्यार से जिद करता तो वो भी अक्सर उसे थोड़ी छूट दे देती। इस बार वेकेशन पर आए थे तभी लुओवान को कंपनी से एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया और उसे जाना पड़ा। मैंने बेटा का ध्यान रखा, लेकिन वो फिर भी चुपके से नीचे बैंक्वेट में आ गया और डिजर्ट खाने लगा। मेरा सीरियस चेहरा देखकर बेटा मेरे पैर से चिपक गया। पापा, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। पास खड़ा मैनेजर अब बुरी तरह घबरा चुका था। उसकी आवाज भी धीमी हो गई। सर, क्या आप मिस लुओ के हस्बैंड हैं? मैंने बस हल्का सा सर हिला दिया। हाँ। मैनेजर ने अपने माथे का पसीना पोंछा और तुरंत फोर्स्ड स्माइल के साथ बोला, सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप और यंग मास्टर ऊपर जाकर पहले फ्रेश हो जाइए।
मेरे कपड़ों पर क्रीम लगी हुई थी, इसलिए मैं मैनेजर के साथ ऊपर जाने ही वाला था, लेकिन तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया।